हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी चैनल एसपी जा पे। और मैं आज आप लोग को क्लास 9th के साइंस बताने जा रहा हूं, और जिसमें कि हम लोग चैप्टर 1 को तो कर लिए थे इससे पिछले चैप्टर पार्ट से ही में ही। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, जिसमें कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट बताया हूँ, और पार्ट 3 में वो सारे क्वेश्चन बता दिए जो कि आपको भारतीय भवन के चैप्टर नंबर 1 में है। आज हम लोग पार्ट 1 करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के, जिसमें कि हम लोग गति यानी कि मोशन के बारे में समझेंगे, जो मोशन क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं, यानी कि इससे जुड़े जितने भी नोट्स पॉइंट होंगे वो सारे नोट्स पॉइंट को समझेंगे, और उससे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो आपका बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आपको साइंस में भी बहुत अच्छा पढ़ने में लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। जो सबसे पहले जानने वाले हैं जो विराम। विराम क्या होता है और नहीं होता है, और आप लोग क्या कीजिएगा तो अपने नोटबुक पे इसे लिख लीजिएगा। अगर लिख लेते हैं तो बहुत ही आपको बेटर होता है। 3 से 4 बार लिख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, तब आपको याद हो जाएगा। और पिछले चैप्टर का मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा, तो वो चैप्टर भी आप लोग देख लेंगे तो आपको कंप्लीट ही बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और ये फिजिक्स का किताब से मैं आप लोग को फिजिक्स के जो पार्ट्स में हर प्रत्येक बुक को बताऊंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स को पढ़ेंगे। फिजिक्स के जितने सारे टाइप्स होते हैं उनको, मतलब जितने भी चैप्टर है वो सभी को क्लियर करेंगे, और उसके बाद हम लोग बारी बारी से हर एक चैप्टर को समझेंगे, और मतलब केमिस्ट्री को भी समझेंगे और जीव विज्ञान को भी, यानी कि बायोलॉजी को भी समझेंगे। लेकिन आज सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं विराम, यानी कि गति, मोशन। मोशन चैप्टर का नाम है मोशन, जो कि चैप्टर नंबर 2 में है मेरा। तो चलिए हम लोग समझते हैं जो इसमें हमें कौन कौन से नोट्स पॉइंट को पढ़ना है और ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे विराम। विराम क्या होता है, नहीं होता। इसे हम लोग इंग्लिश में रेस्ट बोलते हैं, विराम या रेस्ट। अब इसका देखिए हम लोग डिफिनेशन क्या होता है। यदि किसी वस्तु की स्थिति, इसे आप लोग 5 बार अगर हमारे साथ ही पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, या अपने कॉपी में 5 बार लिख लीजिए और अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं। तो आपको कहीं से अगर कहीं कोई मतलब मान लीजिए कहीं दूसरे जगह भी जाते हैं तो अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लोग उसे जवाब दे सकते हैं और समझ सकते हैं। तो देखिए, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती हो, या मान लीजिए कोई वस्तु है, ये वस्तु है, मान लेते हैं हम ये वस्तु है, और यहाँ पे समय बीत रहा है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड समय बीत रहा है, लेकिन ये कलम यहाँ से नहीं घुसका है। इसका मतलब ये कलम क्या है, तो विराम में है मेरा। ठीक है ना। तो आप लोग समझ सकते हैं, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा, मतलब दूसरे वस्तु की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती हो, तो उस वस्तु को हम विराम में कहते हैं। तो आशा करता हूँ विराम समझ गए होंगे। विराम का उदाहरण आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि कुर्सी ले लीजिए, टेबल ले लीजिए, जो कि रुका हुआ होना चाहिए। अब आप उसे लेकर जाएंगे तो वो नहीं होगा। अब देखिए गति। अब हम लोग समझने वाले हैं गति, यानी कि मोशन। मोशन क्या होता है, नहीं होता है। तो यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ बदलती हो, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ बदलती हो, तो उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, तो गति में कहते हैं। आप जैसे कि रेलगाड़ी की गति देख ले सकते हैं। आप प्लेटफॉर्म पे अगर कोई रेलगाड़ी चल रहा है तो आप लोगों को गाड़ी से लगेगा जो प्लेटफॉर्म चल रहा है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं चलता है, बल्कि गाड़ी ही गति में रहता है। तो समय के साथ उसकी गति बदलती रहती है, तो जो वस्तु की गति बदलेगा उसे हम लोग गति में कहेंगे। अब हम लोग जानेंगे गति के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं रैखिक गति, लीनियर मोशन। रैखिक गति क्या है, तो जिसमें वस्तु एक सीधी रेखा में चलेगी। मान लीजिए अगर ये कलम है और ये सीधी रेखा में इस प्रकार से चलती हो, ना कहीं मुड़ती हो, सीधी रेखा यानी कि सरल रेखा पे चलती हो, तो इस गति को हम क्या करेंगे, बोलेंगे लीनियर मोशन। यहाँ पे देख सकते हैं, जो वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर चलती हो तो इस गति को रैखिक गति कहते हैं। रैखिक गति का आप लोग समझ सकते हैं, जो वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर चलती हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, रैखिक गति कहते हैं। जैसे बंदूक से छोड़ी हुई गोली, आप बंदूक से जो गोली छोड़ते हैं हम, तो वो भी सीधी रेखा पे गमन करता है। ढालू पर नीचे सरकता हुआ बालक, आप लोगों को मिडिल स्कूल में एक ऐसे फिसलनदार पट्टी रहता है, जो कि बच्चे के आप फिसलते हैं, इस प्रकार से रहता है, और यहाँ पे बैठ के वो ऐसे फिसलते रहते हैं। तो उसी को हम लोग ढालू पर नीचे सरकता हुआ बालक बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए रैखिक गति तो समझ लिए हम लोग, लीनियर मोशन। अब हम समझने वाले हैं वृत्तीय गति, यानी कि सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, देखिए ऐसा गति जिसमें कोई वस्तु वृत्त पर चलती हो, यानी कि गोल गोल इस प्रकार से घूमती रहती है। कोई वस्तु वृत्त पे चलती हो, यानी कि गोल गोल घूमती रहती हो, तो ऐसे गति को हम लोग क्या कहते हैं, तो वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का गति, सूर्य स्थिर रहता है और इसके चारों ओर पृथ्वी क्या करता है, तो चक्कर लगाता रहता है। तो ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कौन सी गति हुई, वृत्तीय गति हुई। फिर पृथ्वी का अगर बात करें, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी के चारों चंद्रमा की गति, ये सब क्या हो जाएंगे, तो हमारे
वृत्तीय गति हो जाएंगे, सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब हम लोग समझने वाले हैं दोलनी गति। दोलनी गति क्या होता है यहाँ पे देखेंगे। आप लोग को अगर यहाँ पे दिखाई नहीं हो पड़ रहा होगा तो मैं आप लोग को पढ़ के समझा देता हूँ, आप लोग लिख लेंगे। देखिए, ऐसा गति जिसमें, यहाँ पे क्या है, तो ऐसा गति जिसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती हो। एक मान लीजिए ये बिंदु है तो इसके या तो आगे पीछे हो ऐसे, या ऊपर नीचे इस प्रकार से, या आगे पीछे। मान लीजिए ये ऊपर नीचे हुआ, ये आगे पीछे चलती हो तो दोलनी गति कहते हैं। उस गति, ऐसे गति को क्या कहते हैं हम लोग, दोलनी गति कहते हैं। फिर से देखिए, ऐसा गति जिसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती हो तो इसे हम लोग दोलनी गति कहते हैं। जैसे इस प्रकार, इसमें एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले झूले की गति, दीवार गति के पेंडुलम की गति हो जाए। आप दीवार मतलब दीवार घड़ी तो देखे होंगे जिसमें कि पेंडुलम लगा होता है। वो क्या करता है, तो बार बार जब 1 घंटा के अंतराल पे वो बजता रहता है तो उसकी गति भी हमारा क्या होगा, तो ये दोलनी गति में आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को दोलनी गति भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग समझने वाले हैं आवर्त गति, यानी कि पीरियोडिक मोशन। देखिए, इसमें क्या होता है, ऐसा गति जिसमें वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतराल पर दोहराती है। यानी कि निश्चित अंतराल पर, अगर 1 सेकंड में उधर गया तो 1 सेकंड के ही बाद इधर आएगा, फिर 1 सेकंड के बाद उधर जाएगा, तो वो निश्चित अंतराल पर दोहराती रहती है। जैसे कि झूले की गति अगर मान लीजिए ये झूला है और इसको हम यहाँ से इस प्रकार से धकेलेंगे तो ये जितना समय यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा उतना ही समय यहाँ से यहाँ तक आने में भी लगेगा। तो इस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोलेंगे, तो आवर्त गति। झूले का गति दोलनी गति भी होता है, आवर्त गति भी होता है, दोनों एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। और सिलाई मशीन के सुई की गति, सिलाई मशीन की सुई जो होते हैं वो प्रत्येक समय में उतना ही बार आता है जितने, मतलब उसका समय जो जितना समय में ऊपर जाता है उतना ही समय में नीचे आता है, उतना समय में फिर ऊपर जाता है। तो इस प्रकार की गति क्या होती है, तो आवर्त गति यानी पीरियोडिक मोशन होता है। तो आशा करता हूँ पीरियोडिक मोशन यानी कि जितने भी गति के टाइप्स थे वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग फिर से भी बुक से पढ़िए, और बुक से जितना भी पढ़िएगा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और भारती भवन का बुक ले सकते हैं, मैं आप लोग को भारती भवन का बुक दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये भारती भवन का बुक है और आप लोग इसको लेकर पढ़ सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। इस प्रकार से आप लोग पढ़िएगा तो आपको अच्छा भी लगेगा। देख सकते हैं ये बच्चा पढ़ा है, इसीलिए यहाँ पे देख रहे हैं चिन्ह लगाया हुआ है, तो आप लोग भी पढ़िए। अब देखिए, हम लोग समझने वाले हैं डिस्टेंस, यानी कि दूरी। दूरी क्या होता है, नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग दूरी पे बात करने हैं, डिस्टेंस। तो किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, तो दूरी कहते हैं। ये आपको याद रखना होगा, जो किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई, जितनी कुल लंबाई, यानी कि मान लीजिए कोई समय में यहाँ से यहाँ तक कोई चला तो यहाँ से यहाँ तक की जो हुआ वो क्या हो गया मेरा, तो ये दूरी हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब मान लीजिए कोई ऐसा भी चल सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है वो सरल रेखा में ही चले, टेढ़ा भी चल सकता है, घूमकर भी वृत्तीय पथ पर भी चल सकता है, इस प्रकार से भी चल सकता है। तो ये भी क्या होगा, तो कुल लंबाई, इसकी जितनी कुल लंबाई होगी वो उसकी गति हो जाएगी। ठीक है, दूरी हो जाएगी, यानी कि डिस्टेंस, किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। अब देखिए, दूरी एक अदिश राशि है, ये आप लोग को याद रखना होगा। जो दूरी कौन सी राशि है, अदिश राशि है, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है आप लोगों से, जो दूरी कौन सी राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है। ठीक है, अब क्यों अदिश राशि होता है, तो इसमें देखिए दूरी में दिशा नहीं होता है मेरा। अब दूरी अगर मान लीजिए कोई गाड़ी है तो ऐसा थोड़ी ना होता है जो वो गाड़ी केवल उत्तर की ओर ही चलेगा, वो दक्षिण भी जा सकता है, पश्चिम भी जा सकता है। अगर मान लीजिए सड़क है, सड़क पे चल रहा है तो कभी वो दक्षिण की तरफ भी मोड़ सकता है हैंडल को, कभी वो पश्चिम की तरफ भी मोड़ सकता है। ऐसा थोड़ी ना वो सीधे केवल सीधा ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो दूरी एक क्या है, अदिश राशि, इसमें दिशा नहीं होता है और इसमें परिमाण होता है। तो दूरी में केवल परिमाण ही होता है, यानी कि 5 किलोमीटर कितना गया है, तो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ये केवल और केवल परिमाण ही होता है। अभी हम विस्थापन भी आप लोगों को बताएंगे। तो दूरी का ऐसा मात्रक मीटर होता है, ये आपको याद रखना होगा। दूरी का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और गाड़ियों में तय की गई दूरी को प्रदर्शित करने के लिए आप बाइक ही ले सकते हैं। बाइक में बात करें, अगर हम मोटरसाइकिल की बात करें, बाइक यानी तो आप तो जानते ही होंगे, मोटरसाइकिल या कार, जितने भी प्रकार के गाड़ी होते हैं उसमें दूरी को व्यक्त करने के लिए जो लिखा रहता है, जो मेरा गाड़ी कितना चला है, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर, ये सभी जो लिखा रहता है उसको हम लोग किससे मापते हैं, मतलब किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो ओडोमीटर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और ये आप
आपको बहुत याद बार एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इसको तो याद रखना बहुत ही ज़रूरी आपके लिए बन जाता है। और ये केवल इसी को नहीं, सारे पॉइंट्स को याद रखिए, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं मैं आप लोगों को केवल वही लिखाता हूँ, जिससे कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर। और इतना ही अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और फिर आपको दोबारा पढ़ने का भी ज़रूरी नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल आप लोग इतना इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स कर लीजिए, जो भी करना के मतलब करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। मैं इससे आगे अभी आप लोग को फिर विस्थापन के भी बारे में बताऊंगा, चाल दूरी के बारे में भी बताऊंगा। तो जल्दी से आप लोग इसको क्या कीजिए तो नोट कर लीजिए, मैं इससे आगे अभी आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग उससे आगे समझते हैं। तो हम लोगों ने समझ लिया था, कहाँ तक समझे थे हम लोगों ने, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो हम लोग ने समझ लिए थे, दूरी तक समझ लिए थे। अब हम लोग विस्थापन तक समझेंगे। तो विस्थापन क्या होता है नहीं होता है वो मैं आप लोग को समझा देता हूँ। देखिए, इसका अगर हम लोग इंग्लिश में जानते हैं तो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसका इंग्लिश भी आप लोग याद रख लीजिए। तो आपको बहुत ही एग्जाम में हो या कहीं पे अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, कहीं कहीं आपसे कोई दोस्त ही आपके साथी ही आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ दिए जाते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट जानता है, तो अगर आप लोग को इंग्लिश याद रहता है तो आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखिए विस्थापन का हम लोग क्या मतलब किस प्रकार से परिभाषा समझते हैं नहीं समझते हैं, ये यहाँ पे हमने लिखा है। क्या लिखा है, तो निश्चित दिशाओं में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। आप तो एक तो ये जान सकते हैं कि निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो विस्थापन। या अगर इस विस्थापन का एक लाइन में शॉर्ट परिभाषा देना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। या तो ये याद करते हैं तो ये बहुत अच्छा है, ये परिभाषा आप लोग याद कर लीजिए। ये निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को, यानी कि इसमें दिशा होता है, ये आपको ध्यान पर रखना होगा, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। और दूरी का अगर हम बात करें तो दूरी में केवल और केवल मेरा परिमाण ही होता है, दिशा नहीं होता है। अगर कोई बाइक से जा रहा है तो वो ये नहीं देखता है जो हमें उत्तर की तरफ जाना है या पूरब की तरफ जाना है या पश्चिम, वो सारे दिशाओं में जा सकता है, क्योंकि वो दूरी मेरा कवर करता है। लेकिन अगर कोई वस्तु सरल रेखा पे जाता है, कोई सीधा मतलब सीधी रेखा में जाता है, तो वो दूरी भी कवर करता है और उसके साथ साथ वो विस्थापन को भी कवर करता है। तो वो हमारा सरल रेखा में जो जाएगा, यानी कि एक निश्चित दिशा में जाएगा बिना दिशा परिवर्तन किए हुए, तो वो मेरा विस्थापन होगा। तो निश्चित दिशा में तय किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, इसे आराम से अच्छे से अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए और इसे समझ लीजिए, तो आपको बहुत अच्छे लगेगा, मतलब आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आपको पढ़ने में भी मन लगेगा। अब चलिए हम समझते हैं विस्थापन। विस्थापन कौन सी राशि है, तो सदिश राशि है। कैसे हम समझेंगे कि ये सदिश राशि है, तो जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो वो सदिश राशि हो जाएगा, और जिसमें केवल और केवल परिमाण हो वो मेरा अदिश हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सदिश राशि आपको समझ गए होंगे। तो आप तो जानते ही होंगे जो मीटर का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो दूरी का ऐसा मात्रक मीटर होता है, तो उसी प्रकार विस्थापन का भी ऐसा मात्रक मीटर ही होता है। और ये आप लोग याद रखेंगे, कहीं कहीं आपसे एग्जाम में पूछा जाता है जो विस्थापन का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो घबरा जाते हैं, जो हमें तो दूरी का ही ऐसा ही मात्रक बताया गया है, विस्थापन को नहीं बताया गया, तो उसमें आप लोग को डरना नहीं है, विस्थापन का भी ऐसा ही मात्रक मीटर ही होता है। और वही चीज़ हम लोग मतलब वही पॉइंट्स के रूप में मैंने आप लोगों के लिए लिखा है क्या, कि विस्थापन में दिशा और परिमाण दोनों होता है, और विस्थापन में हम तो जानते हैं जो दिशा और परिमाण दोनों होता है, तभी ये मेरा क्या है, सदिश राशि। अगर केवल और केवल परिमाण होता तो ये अदिश राशि हो जाता है, और दूरी में केवल और केवल परिमाण होता है, इसलिए दूरी मेरा अदिश राशि है। तो ये विस्थापन सदिश है या अदिश, इसे भी आपको याद रखना होगा। ऐसे मैं अभी सदिश अदिश के बारे में विस्तार से बताऊंगा, ऊपर में आप लोग देख ही रहे होंगे। फिलहाल इस पॉइंट को जानेंगे, उसके बाद चलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यदि कोई कण सरल रेखा पर बिना दिशा परिवर्तन के चले, अगर कोई कण मान लीजिए, आप गाड़ी को मान लीजिए या किसी वस्तु को ही मान लीजिए, अगर वो दिशा परिवर्तन नहीं करता है, दिशा परिवर्तन नहीं करने का मतलब एक ही दिशा में केवल जाता है, चाहे वो उत्तर की ओर जाता है तो उत्तर की ओर जाता है, पूरब की ओर जाता हो तो पूरब की ओर जाता हो, दिशा परिवर्तन नहीं करता है। ठीक है, तो चले, तो विस्थापन का परिमाण और तय की गई दूरी दोनों बराबर होंगे, तो उसमें जो विस्थापन मतलब दूरी कवर होगा। अगर कोई, चलिए यहाँ पे हम समझाते हैं आप लोगों को, अगर कोई वस्तु यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक जाता है, ए स्टेशन से बी स्टेशन तक, तो ये अगर 5 किलोमीटर का दूरी है, तो यहाँ से इसमें अगर दूरी आप लोगों से पूछा जाए तो 5 किलोमीटर हो जाएगा। और अगर ये मान लीजिए क्या है, पूरब की, अगर इस साइड में पूरब है मेरा, समझ लीजिए पूरब है, और विस्थापन आपसे पूछा जाएगा तो विस्थापन क्या हो जाएगा, तो 5 किलोमीटर पूरब, 5 किलोमीटर पूरब हो जाएगा। तो इसमें मेरा दिशा का दूरी का मान और विस्थापन का मान क्या है, तो समान है। तो यही चीज़ इस पॉइंट के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाना चाहता था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए,
न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ये तो मैंने आप लोग को बता ही दिया। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आप लोग याद रखेंगे क्योंकि आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव, ये सारे पॉइंट से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बनता है और आप लोग इसको याद रखेंगे तो आपके सारे एग्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव जितने भी एग्जाम में बनेंगे या चाहे फिर इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव वो सब क्लियर हो जाएंगे। देखिए यदि किसी कण वृत्तीय पथ मतलब क्या हुआ, एक गोलाकार इस प्रकार से वृत्तीय पथ पे चले, अगर कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ पे है और ये वृत्तीय पथ पे इस प्रकार से चले तो उसका विस्थापन शून्य होता है। अगर कोई वस्तु यहाँ से चले और यहाँ से यहाँ के आकर फिर अपने जगह पे पहुँच जाता है तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलिए एक पॉइंट और मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से चलता है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ आके या फिर वो यहीं पहुँच जाता है तो इसके द्वारा कितना विस्थापन कवर होगा, तो इसके द्वारा शून्य विस्थापन हो जाएगा। अगर कोई वस्तु किसी स्थान से चला निश्चित दिशा में और वही स्थान पे पुनः आ गया तो वो उसके द्वारा क्या विस्थापन कितना कवर होगा, तो शून्य होगा। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे कोई वस्तु है और यहाँ से ये इस होके जाता है और यहाँ पे आ जाता है तो इसके द्वारा विस्थापन कितना होगा, तो इसी स्थान से चला पुनः इसी स्थान पे पहुँच गया तो वो क्या हो जाएगा, तो शून्य विस्थापन हो जाएगा। अगर यहीं से ये आपसे बोला जाए अगर कोई वस्तु यहाँ से चलता है और आपने आधे दूरी तय करने के बाद वो व्यास के समांतर मतलब व्यास के सामने आ जाता है तो यहाँ पे यानी कि मान लीजिए अर्धवृत्त के सामने आ जाता है तो इस प्रकार से अगर बोले आपसे एग्जाम में तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा, तो आर ये होता है, ये आर होता है, इसका विस्थापन हो जाएगा 2r क्योंकि यहाँ से हम केवल सीधी रेखा की लंबाई ही न्यूनतम रेखा की लंबाई ही क्या होगा, तो वो विस्थापन होगा। तो यहाँ से ये पूरा क्या होगा, तो मेरा दूरी होगा, ये पूरा दूरी हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, तो विस्थापन हो जाएगा। तो विस्थापन का मान हो जाएगा 2r और दूरी पूछा जाए तो दूरी अर्धवृत्त का क्या होता है परिमाप, तो πr होता है, तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, πr हो जाएगा। क्यों, πr प्लस d होता है लेकिन इसमें d नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये नहीं जुड़ेगा, केवल यहाँ से यहाँ तक आया है गाड़ी तो ये ही होगा। इससे मैं आपको एग्जाम्पल में क्वेश्चन है इस प्रकार के तो वो मैं आप लोग को वहाँ पे भी बताऊँगा, समझा दूंगा अच्छे तरीके से वहाँ पे। फिलहाल आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए, बस इतना समझ लीजिए विस्थापन में अगर कोई वस्तु किसी पॉइंट से चलता है और पुनः उसी पॉइंट पर आ जाता है तो विस्थापन का मान शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप सभी समझ गए होंगे। अब हम लोग समझने वाले हैं सदिश राशि और अदिश राशि को। तो सबसे पहले हम लोग सदिश राशि को समझेंगे, तो चलिए सदिश राशि समझते हैं क्या होता है। यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। तो जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उस राशि को हम लोग सदिश राशि कहते हैं। जिस राशि आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है, यानी कि कौन सा सदिश राशि है कौन सा सदिश राशि नहीं है। अगर आपको ये याद रखते हैं तो मैं बिल्कुल ही आपको विश्वास दिलाता हूँ जो 5 नंबर क्वेश्चन आप इसको क्लास 10th में सही कर सकते हैं क्योंकि 5 क्वेश्चन आपको इस प्रकार के क्वेश्चन से पूछा जाएगा इस टाइप के प्रश्न में। ठीक है, देखिए तो जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों हो उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। तो चलिए हम जानते हैं जो कौन कौन सी सदिश राशि है। देखिए यहाँ पे उदाहरण के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे जो विस्थापन भी सदिश राशि है क्योंकि विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होता है। वेग भी सदिश राशि है और वेग कैसे सदिश है, वैसे मैं तो वेग भी बताऊंगा अच्छे तरीके से, त्वरण भी बताऊंगा, संवेग भी बताऊंगा, आवेग भी बताऊंगा, बिल्कुल सबको मैं परिभाषा के साथ उसका ऐसा मात्रक राशि कौन सी है, उसका सूत्र क्या होता है, उसके मात्रक क्या होते हैं, सब वो सारे बताऊंगा। फिलहाल आप लोग को यहाँ पे ये समझ लेना है ये कौन कौन सी राशि सदिश राशि है और कौन कौन सी राशि अदिश राशि है। तो विस्थापन सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है, आवेग सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है, विद्युतीय क्षेत्र सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है इत्यादि और सभी होंगे जो हमारे सदिश राशि होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी को समझने वाले। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, तो जिस राशि को व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जिस राशि को व्यक्त क्योंकि अदिश राशि में दिशा नहीं होता है तो यह आपको याद रखना होगा जो जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता हो तो वो सदिश हो जाएगा। लेकिन केवल जिस राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो वो क्या हो जाएगा मेरा, तो अदिश राशि हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तो जिस राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो वो क्या हो जाएगा मेरा, अदिश राशि हो जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। अभी इसके एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए द्रव्यमान क्या है, तो ये अदिश राशि है। और दूरी क्या है, तो दूरी में भी केवल और केवल परिमाण होता है तो ये अदिश राशि है। समय में भी केवल और केवल परिमाण होता है, अदिश राशि है। कार्य, ऊर्जा, शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, चाल, दाब, आयतन, विभव,
ताप, धारा इत्यादि, ये सभी हमारे क्या है, तो अदिश राशि है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अदिश राशि, और इतना एग्जाम्पल आपके बुक में भी नहीं लिखे होंगे तो आप लोग इसे जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आप लोग को लिखा है। आपके एग्जाम में जितने भी प्रश्न बनेंगे इन्हीं सारे एग्जाम्पल से बनेंगे, और आशा करता हूँ इससे एग्जाम्पल्स आपके ज़्यादा नहीं होंगे। तो आप लोग और इसको याद कर लेते हैं और समझने का प्रयास कीजिए। वैसे मैं जब हर एक प्रत्येक बस मतलब जैसे कि द्रव्य दूरी को मैंने बता दिया आप लोग को, तो अब आप लोग खुद ही जान सकते हैं जो दूरी कौन सी राशि है, सदिश है या अदिश है। अब देखिए द्रव्यमान को भी मैंने बता देता हूँ, वो आप देखते ही समझ जाएंगे जो कौन सी राशि है। उसी प्रकार जब मैं आप लोगों को चाल पढ़ाऊंगा, वेग पढ़ाऊंगा, उसके बाद संवेग पढ़ाऊंगा, उसके बाद वैसे विभव पढ़ाऊंगा, धारा पढ़ाऊंगा, तो कार्य, ऊर्जा, शक्ति सभी के बारे में जब बताऊंगा डिटेल में, तो आप लोग को कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा जो कौन सी सदिश है कौन सी अदिश है। फिलहाल आप क्या कीजिए, इसको तो याद करने का कोशिश कीजिए, 5 से 6 बार लिख लीजिए। तो आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चाल से समझेंगे, चाल, एक समान चाल, औसत चाल, असमान चाल, वेग, औसत वेग, एक समान वेग, औसत, मतलब इस प्रकार के चाल और वेग में अंतर, ये सभी के बारे में समझेंगे और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा ये पार्ट तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को इसी प्रकार के कंटेंट मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ और आपके सारे डाउट्स क्लियर करता रहता हूँ। और आपको इस प्रकार इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को करवा दिया जाएगा। और मैथ में भी आप लोगों को डॉक्टर केसी सिन्हा, बीटीसी और चाहे जो भी मैथ हो वो सारे सॉल्व करवाया जाता है आप लोगों को, और अच्छे प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन आप लोगों को करवाया जाता है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगता होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो धन्यवाद। आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग चाल वेग को समझेंगे और उसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।